नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 3 फरवरी 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले हम एक्सप्लेन पेज पे 3 आर्टिकल्स है, तीनों को डिटेल में देखने वाले हैं। एक तो इंडिया इजराइल रिलेशनशिप को लेकर के है। दूसरा आर्टिकल हम देखेंगे असम ब्रह्मपुत्रा के बीच में जो असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उससे संबंधित दूसरा आर्टिकल है, उसको देखेंगे। और तीसरा आर्टिकल हमारा रहेगा कि पाकिस्तान के यूएसए के लिए नए एम्बेसडर का अपॉइंटमेंट पाकिस्तान ने कर दिया, बट उनको जो डेजिग्नेशन अप्रूवल मिलना था यूएसए की तरफ से वो अभी तक भी नहीं मिल रहा है। तो इसमें क्या पेचीदगियां हैं वो जानेंगे। तो 3 आर्टिकल्स है, तीनों को देखते हैं अब। तो फर्स्ट आर्टिकल है इंडिया इजराइल रिलेशंस को लेकर के। देखो, जनवरी 30 की बात है जब 1992 में इंडिया ने और इजराइल ने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो कंटिन्यू किए थे। वो बात ठीक है, 1950s में ही हमने रिकॉग्नाइज़ कर लिया था इजराइल को, पर एक डिप्लोमेटिक लेवल पे जो रिलेशनशिप है वो हमने 1992 से स्टार्ट की थी। ठीक है, 1992 में पहली बार दिल्ली ने अलाउ किया था या इनवाइट किया था इजराइल को कि वो अपनी एम्बेसी ओपन कर ले। 1 फरवरी की डेट थी दिल्ली में, ठीक है। और उसी साल 1992 मई 15 को हमने हमारी एम्बेसी तल अवीव, दैट मीन्स इजराइल की जो कैपिटल कंसिडर की जाती है वहाँ पर हमने हमारी एम्बेसी ओपन कर ली। तो ऐसे में 30 साल का वक्त गुजर चुका है, पर ये जो 30 साल का टाइम था इसको इतना अच्छे से सेलिब्रेट नहीं किया गया। अभी क्या है, एक बहुत ज़्यादा बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है जो एनएसओ ग्रुप के द्वारा जो पेगासस स्पाईवेयर दिया गया है उसको लेकर के, जो न्यूयॉर्क टाइम्स के द्वारा अभी जो रिपोर्ट रिलीज़ हुई है जिसमें ये बताया गया कि एनएसओ ग्रुप जो है उसने 2017 को अपना पेगासस स्पाईवेयर है वो इंडिया को हैंडओवर किया था, मतलब इंडिया ने खरीदा था जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की इजराइल की विजिट हो रही थी। तो ये कंट्रोवर्सी के चलते अभी बोले ज़्यादा हाईलाइट नहीं हुई ये 30 साल की जो एनिवर्सरी थी इंडिया इजराइल रिलेशंस की। ठीक है, वो बात ठीक है कि जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन, अभी जो करंट हैं वो तो बेनेट हैं, पहले बेंजामिन नेतन्याहू थे, ठीक है, उनको अभी सक्सीड कर लिया है। तो बेनेट जो है वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने एड्रेस करते हुए कहा कि सभी जो इंडियंस हैं उनके साथ में हमारे 30 साल का रिलेशन बहुत ही अच्छा रहा, हमारा कनेक्शन कल्चरल भी रहा, तो साथ में इकोनॉमिक कनेक्शन भी हमारा राइज रहा और मिलिट्री कोऑपरेशन भी बहुत हद तक हम इम्प्रूव कर चुके हैं। दोनों कंट्रीज साथ में मिलकर के एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ के लिए तैयार हैं, कोलैबोरेट करेंगे और कोलैबोरेट करते आए हैं। और साथ में आपको पता है हमारे यहाँ पर कई सदियों से ज्यूज़ हैं, यहूदी हैं, वो यहाँ पर रह रहे हैं। और इजराइल एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर यहूदी डोमिनेशन है, दैट मीन्स ज्यूज़ वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा आगे बातचीत हुई नरेंद्र मोदी जी के साथ में कि हाँ हम रिलेशनशिप आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, वो सारी चीज़ें। अब देखो, बात ऐसी है कि कब से हमारी अभी जो सिचुएशन है जिसमें हम इजराइल के साथ में हमारे रिलेशन बहुत पीक्स पे पहुँचे हैं, इसमें एक तो है 2017 की जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की जो विजिट थी वो। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा पास्ट को समझें तो 1950 में हमने रिकॉग्नाइज तो कर लिया था इजराइल को एज ए कंट्री, ठीक है, पर रिलेशंस हैं उसको नॉर्मलाइज करने में लगभग 4 दशक लग गए, लगभग 40 साल का टाइम और लगा। देखो, फर्स्ट गल्फ वॉर का टाइम था, तो उस टाइम पे आप देखते हो हमारी जो क्रूड ऑयल की डिमांड है वो पूरी हम गल्फ़ कंट्रीज़ से करते हैं। आज भी बहुत ज़्यादा हम डिपेंड करते हैं गल्फ़ कंट्रीज़ पे। पर जब फर्स्ट गल्फ वॉर हुआ था तो उस टाइम पर आप देखो कि वेस्ट एशिया में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिले थे और उसमें इजराइल बहुत ज़्यादा असर्टिव था। अब इजराइल और पैलेस्टीन, इन 2 कंट्रीज़ के बीच में या इन आइडियाज़ के बीच में लड़ाई ज़बरदस्त है। तो अरब कंट्रीज़ का सपोर्ट किसको मिला? पैलेस्टीनियन कॉज को, ठीक है। पर हाँ, ये अरब कंट्रीज़ का जो पैलेस्टीनियन कॉज को जो सपोर्ट मिल रहा था ना, वो सपोर्ट थोड़ा सा वीक कब होता है? जब इराक ने इन्वेड किया था कुवैत को, सद्दाम हुसैन की लीडरशिप में जब इराक ने अटैक किया था कुवैत पे, तब जो पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO जो था ना, उसने सद्दाम हुसैन को सपोर्ट कर दिया था, जबकि ये अपने आप में यूनिलैटरली कदम उठाया गया था सद्दाम हुसैन के द्वारा, जो कि वहाँ उस टाइम पे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे बहुत गलत कंसिडर किया गया था, ठीक है। तो इस केस में कुवैत का सपोर्ट हो गया, कुवैत को तो सपोर्ट किया अरब कंट्रीज़ ने, और इधर आप देखोगे इराक को सपोर्ट कर दिया पैलेस्टीनियन जो लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन था उसने। तो अब यहाँ पर पैलेस्टीन के लिए जो सपोर्ट था वो अब धीरे धीरे अरब कंट्रीज़ का कम होने लग गया।
फिर उसी के बाद में आपको पता है ये इन्वेजन हुआ था 1990 के लगभग, 1989-90 के लगभग। फिर दूसरा आप देखो, सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हो गया, यूएसएसआर टूट गया था। कारण कि यूएसएसआर पे हम बहुत ज़्यादा मिलिट्री हार्डवेयर के लिए इनके लिए डिपेंड कर रहे थे। अब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया तो हमें भी कुछ ना कुछ नए रास्ते निकालने थे। क्यों? क्योंकि यूएसएसआर की लेगेसी को कंटिन्यू किया रशिया ने, और रशिया ने भी अपनी तरफ से इस तरीके से सिस्टम को तैयार किया कि वो वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ रिलेशन अच्छा करना चाहता था। मतलब कोल्ड वॉर की जो बिटर जो एक मेमोरीज थी यूएसएसआर और यूएसए के बीच की, या वेस्ट और यूएसएसआर के बीच की, उसको ख़त्म करना चाह रहा था रशिया। तो इस केस में उसने वेस्ट की तरफ जाना शुरू कर दिया। तो हमारे पास में भी कोई ऑप्शन नहीं बच रहा था कि भाई हम किस तरफ जाएं। तो ऐसे में ये जो सिचुएशन डेवलप हुई, इसकी वजह से हम धीरे धीरे हमारी जो रिलेशनशिप है वेस्ट के साथ में डाइवर्सिफाई होती रही, और वेस्ट के साथ साथ में इजराइल को भी हमने कहीं ना कहीं ऑप्शन में कंसिडर करना शुरू कर दिया था। तो 1992 से लेकर अभी तक हमने साइंस, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, इन सब में एंगेजमेंट बढ़ाई। पर जो एक रिलेशनशिप थी इंडिया की पैलेस्टीन के साथ में और इंडिया के रिलेशन इजराइल के साथ में, उसको इंडिया ने बहुत बैलेंस बना करके रखा। क्योंकि पैलेस्टीनियन कॉज को अगर हम नहीं सपोर्ट करते या नहीं फेवर करते तो अरब कंट्रीज़ कहीं ना कहीं हमसे नाराज़ हो जाते, और ऑयल डिपेंडेंसी जो थी, बेशक जब सद्दाम हुसैन के टाइम पे इराक ने इन्वेड किया कुवैत को तो थोड़ा सा वीक पड़ा था पैलेस्टीनियन कॉज को, जो अरब कंट्रीज़ का जो सपोर्ट था वो थोड़ा कम हो गया था, पर फिर भी सपोर्ट तो था ही ना। तो हम उस अरब कंट्रीज़ पे हमारी डिपेंडेंसी जो ऑयल के लिए थी, हम उसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते थे। तो इस और सही में हमारे देश में जो मुस्लिम सिटीजन्स हैं उनके सेंटिमेंट्स को भी हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, कारण क्योंकि वो प्रो पैलेस्टीनियन है। तो ऐसे हमने इजराइल के साथ में साइंस, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, इनमें तो एंगेज करना शुरू कर दिया, बाकी मिलिट्री में या फिर दूसरे और सेगमेंट्स में हमने ज़्यादा एंगेजमेंट नहीं की। फिर देखो पहली हाई लेवल विजिट कब होती है, मतलब डिप्लोमेटिक रिलेशंस है वो कब इंक्रीज होते हैं इंडिया और इजराइल के बीच में। वो टाइम था प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी का टाइम, जिस टाइम पर हमारी तरफ से उस टाइम पे लाल कृष्ण आडवाणी जी इजराइल के विजिट पे गए थे। तो पहले इंडियन मिनिस्टर थे जो कि फॉरेन विजिट पे गए हों इजराइल के लिए, ठीक है। दूसरा फिर उसी टाइम पे फॉरेन मिनिस्टर थे जसवंत सिंह, वो भी गए थे इजराइल की विजिट पे। और एक एंटी टेरर कमीशन जो है वो स्टैब्लिश किया गया दोनों कंट्रीज़ के द्वारा, कि उस टाइम पे टेररिज्म बहुत पीक पे आ गया था, क्योंकि 2003 के आसपास में आपको पता है पार्लियामेंट पे भी अटैक हो चुका था, और उधर 9/11 अटैक भी हो गया था यूएसए पे। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा इंसिडेंट हो रहे थे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के। फिर 2003 में इजराइल के उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे एरियल शेरोन, वो इंडिया की विजिट पे आता है। तो ऐसे डिप्लोमेटिक रिलेशंस इंक्रीज हो गए। और 2017 में आपको पता ही है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे जो कि इजराइल की विजिट पे गए थे, ठीक है। और फिर आपको पता ही है कि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए दोनों कंट्रीज़ एक साथ में काम कर ही रहे हैं। इसके साथ साथ में 2020 में इंडिया को थोड़ा सा और रिलैक्सेशन मिल गया इजराइल के रिलेशंस को लेकर के, जब यूएई, बहरीन, सूडान और मोरक्को ने इजराइल के साथ में अपने रिलेशंस थोड़े नॉर्मलाइज कर दिए अब्राहम अकॉर्ड साइन करके, ठीक है। क्योंकि अब्राहम से ही ओरिजिन मानते हैं मुस्लिम्स, अब्राहम से ही ओरिजिन मानते हैं ज्यूज़। तो इस तरीके से इनका जो मेन जो पेरेंट है वो कौन हो गया, मेन जो ओरिजिन है वो अब्राहम है, इसलिए अब्राहम अकॉर्ड बोल दिया गया। तो इस केस में इजराइल और गल्फ कंट्रीज़ में रिलेशन थोड़े ठीक होने लग गए, या अरब कंट्रीज़ में रिलेशन थोड़े ठीक होने लग गए। इस वजह से फिर क्या होता है, धीरे धीरे यूएई के रिलेशन सऊदी अरब से भी अच्छे हो गए, और हमें मौका मिल गया कि हम भी जो है वेस्ट एशिया में हमारे रिलेशनशिप को अब थोड़ा सा चेंज करें। और इसके साथ साथ में अब इजराइल के साथ में हमारा रिलेशन और ज़्यादा पीक में पहुंच चुके हैं। अब देखो इंडिया और पैलेस्तीन का जो रिलेशन है वो समझते हैं। देखो इंडिया इजराइल जो रिलेशन अभी चल रहे हैं, इसके पीछे इंडिया का एक हमेशा से एक सपोर्ट रहा है पैलेस्टीनियन कॉज का। इसके पीछे कारण अगर देखें तो इंडिया ने हमेशा ट्राईपार्टाइट टॉक की बात की है, जिसमें कैसे भी करके पैलेस्टीन, इजराइल दोनों बात करें और मीडिएशन कोई भी कर ले, ठीक है। इसका मतलब सेटलमेंट हो कैसे भी करके, ओके। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अभी आप देखो कि लास्ट ईयर, पिछले साल की बात है, इंडिया ने एक स्टेटमेंट दिया था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, जब इजराइल पैलेस्टीन वायलेंस का मुद्दा हाईलाइट हुआ था। तो इंडिया ने पैलेस्टीन कॉज को सपोर्ट करते हुए कहा था कि इजराइल इस तरीके की एक्टिविटीज़ कर रहा है तो गलत है, क्योंकि उसमें आपको पता है
इसराइल की तरफ से कुछ मिसाइल्स और ये अटैक किए गए थे, जिसकी वजह से जो रेजिडेंशियल एरियाज थे ना उन पर अटैक किया गया था, जिससे कि निर्दोष लोगों की डेथ हुई थी, सिविलियंस की। तो इंडिया जो है वो 2 स्टेट सॉल्यूशन पे हमेशा रिलाई करता है। 2 स्टेट सॉल्यूशन का मतलब कि जो भी ज्योग्राफिकल एरिया है इसराइल पैलेस्टीन का, उसको डिवाइड कर दिया जाए, आधा हिस्सा जितना हिस्सा पैलेस्टीन का है वो पैलेस्टीन को और बाकी इसराइल को मिल जाए। एक बार हम इसके लिए मैप देखते हैं। ये आपके सामने मैप है कि जब हिस्टोरिकल पैलेस्टीन की बात करें तो ये पूरा एरिया पैलेस्टीन के पास में है। ये डेड सी है यहाँ पर, और इसके वेस्ट वाला जो एरिया है इसको वेस्ट बैंक बोला जाता है, ठीक है ना। और फिर आप देखो 1947 में ये क्या हो गया, पैलेस्टीन का एरिया हो गया श्रिंक, और यहाँ पर आप देखते हो कि मेनली तो वेस्ट बैंक और ये स्ट्रिप वाले एरिया में कन्फाइन होने लग गया पैलेस्टीन। और आज 2020 की परिस्थिति कुछ ऐसी थी। ये वाला जो एरिया है इसको गाजा स्ट्रिप बोलते हैं, इधर मेडिटेरेनियन सी आ गया और इधर पैलेस्टीन का एरिया आ गया, ठीक है। और इसको वेस्ट बैंक बोलते हैं क्योंकि ये डेड सी के वेस्ट में लोकेटेड है, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सिटी का नाम यहाँ पर आपको हाईलाइट, ये देखो ये यरूशलेम। इसमें क्या है, वेस्टर्न पार्ट पे तो इजराइल की पकड़ है, ईस्टर्न पार्ट पे पैलेस्टीनियंस की पकड़ है, तो इसको भी लेकर के बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट रहता है, ठीक है। तो ये सिचुएशन है कि जहाँ 100% पैलेस्टीन की ज्योग्राफी थी, ज्योग्राफिकल एरिया पूरा था, वो घटते घटते 15% तक आ चुका है, ठीक है ना। तो ये पूरा मुद्दा है। इसके अलावा आप देख सकते हो 1967 में जो फर्स्ट गल्फ वॉर हुआ था उस टाइम पर क्या सिनेरियो क्रिएट हुआ था, इजराइल ने कितनी ज़मीन एक साथ ले ली थी, ठीक है। तो अब पैलेस्टीन के साथ में ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई, इस केस में हम अरब कंट्रीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते थे हमारे रिलेशन में, तो इस केस में हमने इजराइल के साथ में डिप्लोमेटिक रिलेशन शुरुआत में बनाए ही नहीं। फिर 1992 आते आते जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं रहा कि हम कैसे हमारी ज़रूरतें इंटरनेशनल रिलेशन में राइज करें, और एक इक्वेशन क्या थी, हमारी जो डोमेस्टिक इकोनॉमिक इक्वेशन थी वो बिगड़ गई थी, और एलपीजी पॉलिसी हमने जब अडॉप्ट की तो हम गए आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के पास में, तो वहाँ पर उनकी जो ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस की जो कंडीशन थी उनको हमें मानना पड़ा, तब जा कर के एलपीजी पॉलिसीज़ हमारे यहाँ पर इम्प्लीमेंट हुई। तो इस केस में हमें थोड़ा सा और ज़्यादा ओपन अप होने की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन के हिसाब से अगर देखें तो 1947 का पार्टीशन प्लान ये है जिसको हम 2 नेशन थ्योरी बोलते हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं फिर से आर्टिकल पे। इसके आगे फिर बताया जा रहा है कि पैलेस्टीन के कॉज को हमेशा हमने फेवर किया और एक फेद वाली रिलेशनशिप रही पैलेस्टीन के साथ में हमारी, ठीक है। और साथ में ये भी था कि पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन पीएलओ के जो लीडर थे यासिर अराफात, वो उनको रिप्रेजेंटेटिव माना जाता था पैलेस्टीनियन पीपल का। फिर 1975 की अगर बात करें तो इंडिया ने पीएलओ को अपनी तरफ से इनविटेशन भी दिया था। 1975 इंदिरा गांधी का टाइम, इमरजेंसी पीरियड की हम बात कर सकते हैं, तो उस टाइम पर इनवाइट किया गया था कि आप दिल्ली में आकर के अपना ऑफिस ओपन कर सकते हो। फिर 1988 की बात करें तो पीएलओ को हमने एक इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ पैलेस्टीन भी डिक्लेयर कर दिया था, ठीक है। और उनकी कैपिटल किसको बता दिया, ईस्टर्न यरूशलेम को, और इंडिया ने इमीडिएटली रिकॉग्निशन भी दे दिया था। फिर आप देखो यासिर अराफात इंडिया के विजिट पे भी आते हैं, तो अच्छे रिलेशन चल रहे हैं अभी। तो इस टाइम पे पैलेस्टीन के साथ रिलेशन अच्छे थे तो इजराइल के साथ हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन अच्छे नहीं थे। पर आप देखो जैसे जैसे टाइम बीतता है, इंडिया ने भी अपने डिप्लोमेटिक मिशन है वो धीरे धीरे तल अवीव, दैट मीन्स इजराइल के साथ ओपन अप करने शुरू कर दिए। तो एक तरफ तो हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन हो गए इधर, और दूसरी तरफ जो गाजा स्ट्रिप पे जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनके साथ भी हमारी एंगेजमेंट बढ़ी। अब होता क्या है कि जो पीएलओ था पहले इंटीग्रेटेड मैनर में काम कर रहा था वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप दोनों के लिए, पर टाइम बीतने के साथ साथ पर यहाँ पर क्या होता है कि गाजा स्ट्रिप और जो ये वाला जो एरिया था, कौन सा, वेस्ट बैंक, इनके बीच में स्प्लिट हो जाता है। तो गाजा स्ट्रिप को तो टेक ओवर कर लिया किसने, हमास ने, जो कि अभी लगातार वहाँ से अपनी रिबेलियन एक्टिविटीज़ कंटिन्यू कर रहा है, और पीएलओ ने टेक ओवर कर लिया किसको, वेस्ट बैंक को। तो इस तरीके से अब इन दोनों के बीच में जो गैप आ गया ना, उसमें इंडिया फोकस किस पे करता है, पीएलओ पे ज़्यादा, अगर पैलेस्टीन कॉज की अगर बात की जाए तो इस तरीके से पैलेस्टीन की डिक्लाइन होता होता 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, गाजा स्ट्रिप में और इधर पीएलओ में, ठीक है। इसके आगे जो मनमोहन सिंह जी की सरकार थी लगातार 10 साल तक, तब तो देखो जो मोहम्मद अब्बास, ठीक है, पीएलओ के जो लीडर थे, वेस्ट बैंक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, ठीक है, उनको हमने इनविटेशन पे भी बुलाया 2005, 8, 10, 12 में वो इंडिया के विजिट पे भी आए थे।
इसके अलावा पैलेस्टीन को एक मेंबर के तौर पे, फुल मेंबर के तौर पे यूनेस्को में इंट्रोड्यूस करने की बात की गई थी, है ना, तो इंडिया ने उसको फेवर भी किया था। इसके साथ में यूनाइटेड नेशन में भी जनरल असेंबली में नॉन मेंबर के तौर पे एक ऑब्जर्वर स्टेट का स्टेटस देने के लिए पैलेस्टीन के कॉज को फेवर किया गया था। साथ में इंडिया ने इस बात को भी फेवर किया था कि पैलेस्टीन का जो फ्लैग है वो अगर यूनाइटेड नेशन की जो बिल्डिंग है न्यूयॉर्क में, उसमें अगर होस्ट कर दिया जाए, लगा दिया जाए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसके बाद में आप देख सकते हो, और ये फ्लैग वाला जो वोटिंग थी ये सितंबर 2005 में हुई थी, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन चुके थे। तो ये इस तरीके से हमारा पैलेस्टीन के साथ रिलेशन है। पर साथ साथ में आप देखो कि 2017 में जब विजिट हुई ना नरेंद्र मोदी जी की वहाँ पर इजराइल में, तो उसके अगले ही साल 2018 में भी उन्होंने विजिट पे की थी रामल्ला। रामल्ला मतलब हो गया पैलेस्टीन, पैलेस्टीन वाले एरिया में गए और एक अलग से अपनी कह सकते हैं कि इंटरनेशनल जो अपनी विजिट थी वो वहाँ पर कंप्लीट की। तो कहने का मतलब इजराइल और पैलेस्टीन दोनों के साथ हमारी एंगेजमेंट कंटिन्यू है। इवन अभी जो इजराइल ने पिछले साल जिस तरीके से अटैक किया था पैलेस्टीनियन इस्टेब्लिशमेंट पे, तो इंडिया ने उस चीज़ को खुले तौर पे क्रिटिसाइज भी किया था कि इजराइल को ये नहीं करना चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस नहीं आने चाहिए वहाँ पे। पर हाँ, ये बात ठीक है कि अभी तक भी हमारे रिलेशन बिल्कुल बिगड़े नहीं हैं। बायलैटरल रिलेशन में बहुत लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं दोनों कंट्रीज़, कौन? इंडिया और इजराइल। पर वही चीज़ है कि इंडिया तो टू स्टेट नेशन, जो टू नेशन थ्योरी है उस पर उस चीज़ को सब्सक्राइब करता है, उसी चीज़ को कंटिन्यू करता है। ठीक है, बाकी चीज़ें वही रिपीट हो रही है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो। अच्छा हाँ, फिर आप देखो 2021 फरवरी में जब वही मुद्दा जिसमें इजराइल ने अटैक किया था गाजा स्ट्रिप पे और कुछ सिविलियंस की डेथ हो गई थी उस एयर स्ट्राइक की वजह से, है ना, तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया था कि ह्यूमन राइट्स का अब्यूज़ किया जा रहा है पैलेस्तीन में इजराइल के द्वारा। तो इजराइल के सिक्योरिटी फोर्सेस और दूसरी तरफ जो हमास जो कि गाजा स्ट्रिप से ऑपरेट कर रहा है, दोनों के खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए। तब उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर थे इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने इंडिया को कहा था कि देखो आईसीसी के मेंबरशिप, आईसीसी को आपने भी नहीं रिकॉग्नाइज कर रखा है, जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है ना, उसमें हमारा कोई लेन देन नहीं है, हमने अभी तक इस ट्रीटी पे कोई सिग्नेचर नहीं किए हैं। हाँ, आईसीजे है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उसको, वो तो यूनाइटेड नेशन की बॉडी है, उसको तो हम मानते हैं, पर आईसीसी को हम नहीं मानते। तो इजराइल भी नहीं मानता, इंडिया भी नहीं मानता। तो बेंजामिन नेतन्याहू ने इंडिया से कहा कि आप भी हमें सपोर्ट करो कि आईसीसी नॉन मेंबर कंट्रीज पे अपनी जो डिक्री है, अपना वर्डिक्ट है, वो थोप नहीं सकता। पर इंडिया ने सपोर्ट नहीं किया इजराइल को। पर वही चीज़ है, डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगी इजराइल के, पर दोनों कंट्रीज़ के रिलेशन फिर भी कहीं बिगड़े नहीं, क्योंकि वेस्ट एशिया में अभी जो जियोपॉलिटिकल चेंजेस आए हैं, जैसे हमने देखा ना अब्राहम अकॉर्ड, तो इस केस में अभी रिलेशनशिप अलग ही लेवल पे चल रही है। पर वो बात अलग है कि अभी जो पेगासस का एपिसोड चल रहा है, जिसमें एनएसओ ग्रुप ऑफ इजराइल और दूसरी तरफ अगर देखें तो इंडिया, तो दोनों के बीच में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इश्यूज हाईलाइट हो रहे हैं। ठीक है, कि जो एक राइट टू प्राइवेसी है उसका वायलेशन किया गया भारतीय सरकार के द्वारा, ऐसे मुद्दे हाईलाइट हो रहे हैं। तो देखने वाली बात अब आगे क्या होता है। तो ये था इजराइल इंडिया रिलेशंस। ठीक है, पैलेस्तीन वाला मुद्दा भी हमने साथ में देख लिया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है असम अरुणाचल प्रदेश के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो क्या है। देखो, पिछले महीने की बात है जब असम के चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा और दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू, उन्होंने अपनी बातचीत की, और इन बातचीत की जो थीम थी वो थी कि जो कई दशकों से चलती आ रही बाउंड्री डिस्प्यूट है अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच में, बोले उसके लिए एक परमानेंट सॉल्यूशन हमें निकालना चाहिए। तो अब ये मुद्दा क्या है जिसकी वजह से ये टेंशन्स क्रिएट होती है, बोन ऑफ कंटेंशन क्या है। तो सवाल उठता है कि अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच में जो बाउंड्री है वो कितनी लेंदी है, लगभग 800 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, और 800 किलोमीटर बाउंड्री है ना, वहाँ पर मुद्दा आ गया प्लेन एरियाज़ को लेकर के। ठीक है, तो वो प्लेन एरियाज़ हैं किसके, असम के हैं, अरुणाचल के हैं, या दोनों के बीच में डिवाइड होना चाहिए। इस चीज़ पर कोई प्रॉपर रेजोल्यूशन नहीं है। अगर है भी तो उसको सरकारें मानने के लिए तैयार नहीं है। पर्टिकुलर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश की सरकार। ठीक है, तो ऐसे में 1990 का ये मुद्दा है जो अभी तक लगातार चलता आ रहा है। देखो, असम का ही पार्ट हुआ करता था अरुणाचल प्रदेश जब हम इंडिपेंडेंट हुए। जब क्या बोला जाता था अरुणाचल प्रदेश को, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नेफा।
है ना। फिर उसके बाद में धीरे धीरे टाइम के साथ साथ में अरुणाचल प्रदेश एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनता है। पहले तो यूनियन टेरिटरी बनता है, फिर स्टेट की उनको रिकॉग्निशन मिलती है। तो डिस्प्यूट कहाँ से शुरू होता है वो थोड़ा जानते हैं। देखो, डिस्प्यूट रिलेटेड है इनर लाइन रेगुलेशन, मतलब नॉर्थ ईस्ट में जब भी कोई जाता था ना, तो उनको जाने से पहले बहुत कुछ अप्रूवल लेना पड़ता था, ठीक है। तो वो प्रोविजन किसने शुरू किया था? ब्रिटिशर्स ने। ब्रिटिशर्स ने इनर लाइन रेगुलेशन शुरू किया था 1873 में, जिसमें ये था कि जो प्लेन एरियाज है, ब्रह्मपुत्रा रिवर और उसके साथ में जो उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, उनका जो प्लेन एरिया है और साथ में जो नॉर्थ ईस्ट में जो पूर्वांचल हिमालयाज हैं, राइट, उनको डिवाइड किया गया। दैट मीन्स फ्रंटियर हिल्स और जो प्लेन एरियाज की बाउंड्री है उसको क्रिएट कर दिया गया, ठीक है। बोला प्लेन एरियाज हैं वो सेपरेट है, और फ्रंटियर हिल्स दैट मीन्स जो पहाड़ियां हैं जिससे कि हम बॉर्डर शेयर करते हैं चाइना के साथ में, तो वो सेपरेट है। ऐसे में 1915 में जो फ्रंटियर था उसको बोल दिया नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक्ट, जो कि आज के टाइम पे अरुणाचल प्रदेश है। फिर जैसे हम इंडिपेंडेंट होते हैं तो असम गवर्नमेंट ने एडमिनिस्ट्रेटिव ज्यूरिसडिक्शन अपने हाथों में ले ली, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश जो कि उस टाइम पे नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर ट्रैक्ट था, जिसका नाम बदल करके नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी कर दिया गया था 1954 में, वो असम का ही पार्ट था। इसका मतलब असम की सरकार के हाथ में ही आ गई सारी की सारी बागडोर, ठीक है। फिर इसके बाद में अरुणाचल प्रदेश जो है वो स्टेट बनता है 1987 में। उससे पहले 1972 में अरुणाचल प्रदेश को, या फिर जो नेफा था नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, उसको यूटी बना दिया जाता है, यूनियन टेरिटरी, और 1987 में अरुणाचल प्रदेश को सेपरेट करके एक स्टेटहुड दे दी जाती है। तो जब ये स्टेट बना था ना अरुणाचल प्रदेश अलग होकर के असम से, उसके पहले एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी। असम के उस टाइम के चीफ मिनिस्टर थे गोपीनाथ बोरदोलोई। तो उन्होंने ये कह दिया कि बोले ये जो प्लेन एरियाज है ना, जितना भी इस प्लेन एरिया का एरिया कितना है, लगभग 3648 स्क्वायर किलोमीटर। बोले ये एरिया सारा का सारा किसके पास का रहेगा? असम के पास में। मतलब फ्रंटियर ट्रैक्ट का जो हिस्सा, वो हिस्सा जो प्लेन एरिया है वो सारा असम का है। नेफा का पार्ट तो क्या रहेगा? केवल और केवल जो हिल एरिया है वो। तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के जो इंडिविजुअल्स हैं उन्होंने इस चीज़ को मानना मना कर दिया। बोले ये जो कमेटी ने रिकमेंडेशन दी, डिमार्केशन दी, बोला हम लोगों से कोई कंसल्टेशन ही नहीं किया, ये आर्बिट्रेरी था, ना सोचा समझा हुआ काम है। और जो हमारे ट्राइबल लीडर्स थे उनके साथ में भी कंसल्टेशन नहीं किया गया। तो बोले ये चीज़ हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब देखो डिमार्केशन को लेकर के कि ये जो मुद्दा है लगभग 3648 स्क्वायर किलोमीटर प्लेन एरिया का, इसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। 1970 से लेकर अभी तक बहुत सारे एफर्ट्स किए जा चुके हैं। अप्रैल 1979 में एक हाई पावर्ड ट्राईपार्टाइट कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, जिसमें दो पार्टीज तो कौन थी आपको पता है? असम की सरकार और एक अरुणाचल प्रदेश की सरकार, और तीसरा था सर्वे ऑफ इंडिया। और उसके द्वारा जो मैप तैयार किया गया था उसमें ये था कि दोनों पार्टीज जो हैं वो प्रॉपर डिस्कशन कर ले, और जो एरिया है टोटल 3648 स्क्वायर किलोमीटर का, उसका एक हिस्सा असम को मिल जाए और बाकी हिस्सा अरुणाचल प्रदेश को मिल जाए। पर इस चीज़ को भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। असम की सरकार है वो इस बात को लेकर के पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट में 1989 में कि भाई ये पूरा एरिया हमारा है, ठीक है। पर अभी तक भी कोई आउटकम नहीं निकला है। सुप्रीम कोर्ट ने भी पैनल कॉन्स्टिट्यूट कर दिया, लोकल बाउंड्री कमीशन स्टैब्लिश कर दिया 2006 में, फिर भी कोई आउटकम अभी तक नहीं निकला है। अब देखो फ्लैश पॉइंट की अगर बात करें तो सीधी सी बात है कि अभी 2018 में एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ, किसके द्वारा? मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस MPIDSA के द्वारा, कि ये जो 1992 से चलता आ रहा है जो ये क्लैश है ना अरुणाचल प्रदेश की सरकार और असम की सरकार के बीच में, वो हर बार क्यों हाईलाइट होता है? तो उसके पीछे होता है कि दोनों तरफ से जो सरकारें हैं वो इस डिस्प्यूटेड एरिया में कभी मकान बनाती हैं, कभी पुलिस स्टेशन ओपन कर दिए जाते हैं, और मेनली इस एरिया को अरुणाचल प्रदेश क्लेम करता है, और असम वहाँ पर कोई भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी करता है तो अरुणाचल प्रदेश उसको लेकर के ऑब्जेक्ट करता है, ठीक है। तो बोला असम जो है वो अरुणाचल प्रदेश की जो ज़मीन है बोला उसको एनक्रोच कर रहा है, अतिक्रमण कर रहा है। ये चीज़ बार बार पीरियोडिकली हाईलाइट होती रहती है। अभी रिसेंट जो फ्लैश पॉइंट था उसके पीछे एक लिकाबली दुरपई रोड बनाई गई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत, ठीक है, जिसपे 2019 से काम चल रहा था। ये एरिया वो है जो अरुणाचल प्रदेश क्लेम करता है सियांग डिस्ट्रिक्ट के अंडर में,
और असम क्लेम करता है कि वो धेमजी डिस्ट्रिक्ट के अंडर में हमारे आती है। तो ये 65 से 70 किलोमीटर की जो रोड थी ना, ये डिस्प्यूट का कारण बन गई और यही डिस्प्यूट अभी तक कंटिन्यू चल रहा है। पर अभी जो दोनों चीफ मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है, इससे थोड़ा सा एनकरेजिंग फील होता है कि चलो ठीक है, कुछ आउटकम निकल पाएगा। बाकी तो देखते हैं, टाइम बताएगा क्या स्टेटस आगे रहता है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो तो देखो सीधा पाकिस्तान यूएस रिलेशन और इंडिया का एंगल हमारे यहाँ पर है इंपॉर्टेंट। तो वॉशिंगटन ने देखो अभी तक भी पाकिस्तान के जो नए एम्बेसडर यूएसए के लिए जो अपॉइंट हुए हैं उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया है। सबसे पहले तो इनकी शक्ल और इनका नाम देख लो, मसूद खान, ठीक है, इनको नॉमिनेट किया गया है पाकिस्तान की सरकार के द्वारा पाकिस्तानी एम्बेसडर इन यूएसए के तौर पे, ठीक है। तो इसमें मुद्दा क्या आ रहा है? अभी तक जो बाइडन ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से बात तक नहीं की है, 1 साल से भी ज़्यादा का टाइम बीत चुका है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो ओपोजिशन में पार्टी बैठी है दैट इज़ रिपब्लिक पार्टी डोनाल्ड ट्रंप की, वो तो पहले से ही बिल्कुल नाराज़ है पाकिस्तान को लेकर के कि बोला अफगानिस्तान में जो भी यूएसए की बर्बादी हुई है उसके पीछे पाकिस्तान ही था। दूसरा पॉइंट, आज पाकिस्तान की यूएसए के लिए कोई रेलेवेंस नहीं है। क्यों? अफगानिस्तान जब तक नज़रों में था यूएसए की कि अफगानिस्तान में कैसे भी करके तख्ता पलट करके और वहाँ पर डेमोक्रेटिक सिस्टम हम इंस्टॉल कर देंगे, पर उसमें पाकिस्तान के अलावा कोई एंट्री का कोई तरीका दिख नहीं रहा था, इसलिए पाकिस्तान रेलेवेंट था। आज पाकिस्तान की कोई रेलेवेंस नहीं है। और चौथी चीज़ कि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के चलते जो इंडिया के साथ में जो परेशानियां हैं पाकिस्तान की, उस चीज़ को यूएसए अब इग्नोर नहीं कर रहा है। यूएसए साफ साफ कहता है कि इंडिया जो कि यूएसए का एक सिक्योरिटी अलाई है, आपको पता है क्वाड का मेंबर है इंडिया, ठीक है, साथ में दोनों मिलके बातचीत करते हैं, हाई लेवल समिट होती हैं। तो बोला इंडिया जो हमारा एक सहयोगी देश है उसके साथ में बोला पाकिस्तान जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ कंडक्ट करता है, डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करता है, बोला उसके साथ हम कैसे रिलेशन अच्छे कर दें। तो ये स्टेटमेंट्स, ये आर्ग्यूमेंट्स हैं जिसके चलते हैं पाकिस्तान के जो नए अभी एम्बेसडर यूएसए के लिए जो अपॉइंट हुए हैं उनको अभी तक रिकॉग्निशन ही नहीं मिला। चलो जी, रिकॉग्निशन तो बहुत दूर की बात है, इमरान खान जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, उनसे अभी तक बातचीत तक नहीं किया जो बाइडन ने, ठीक है। तो ये अपने आप में क्लियर कहता है कि पाकिस्तान को किस तरीके से यूज़ किया गया है, या फिर जिस तरीके से पाकिस्तान ने धोखा दिया है यूएसए को। तो दोनों वही चीज़ है, वही है, इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट में काम कर रहे थे दोनों। यूएसए का इंटरेस्ट उस टाइम पे अफगानिस्तान था, पाकिस्तान का इंटरेस्ट था पैसे मारना, बस वही कर दिया। और आज तालिबान फिर से आ गया है 20 साल की लड़ाई के बावजूद। तो इस केस में यूएसए इस चीज़ को लेकर के नाराज़ है। अब देखो जी, पाकिस्तान के जो इंडिविजुअल है जिनकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, मसूद खान, ये कौन है? ये देखो पश्तून कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, और पाकिस्तान की फॉरेन सर्विसेज में 1980 से काम कर रहे हैं। और जन्म हुआ था इनका रावलकोट, जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। इनको फर्स्ट इंपॉर्टेंट असाइनमेंट दिया गया था 9/11 के बाद में, पाकिस्तान के इस फॉरेन ऑफिस के लिए स्पोक्स पर्सन बने थे, मतलब स्टेटमेंट देने वाले जो होते हैं वो। साथ में कश्मीरी जो लोग हैं उनको भड़काने में भी इन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी है इंडिया के खिलाफ में। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन में भी, यूनाइटेड नेशन का जो जेनेवा ऑफिस है उसमें परमानेंट ऑफिसर के तौर पे अपॉइंट हुए पाकिस्तान की तरफ से। इसके अलावा जो न्यूयॉर्क में ऑफिस है वहाँ पर भी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे गए थे। इसके अलावा ये रज़ा गिलानी की जब गवर्नमेंट आई थी, यूसुफ रज़ा गिलानी की गवर्नमेंट 2008 में, तब इनको चाहे एम्बेसडर के तौर पे अपॉइंट किया गया था। मतलब अच्छी खासी है पकड़, ऐसी बात नहीं है। इसके अलावा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको कि पाकिस्तान अपनी खुद की टेरिटरी, इंटीग्रेटेड टेरिटरी कंसिडर अभी तक नहीं करता है, उसमें जब इलेक्शंस हो रहे थे तो पीओके में ये प्रेसिडेंट बन करके भी निकल के आए थे, ठीक है जी। फिर खान पीओके में क्या रिलेशन, क्या चलता है? देखो सीधी सी बात है, कश्मीरी कॉज को लगातार हाईलाइट करके रखते हैं। इवन इंडिया के लिए ये कहते हैं कि ये इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ है कश्मीर। और 1972 का जो शिमला एग्रीमेंट हुआ था, कौन सा? 1971 में जो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर था, फिर उसके बाद में शिमला एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान की तरफ से, इंदिरा गांधी इंडिया की तरफ से, इन्होंने एक पीस अकॉर्ड साइन किया था। बोलो उसमें इंडिया ने अपनी मनमानी की थी, ऐसी बातें बोली। इसके अलावा हिजबुल मुजाहिदीन के जो लीडर उस टाइम पे था बुरहान वानी, जब उसको फांसी की सज़ा दी गई थी तो उसको यहाँ पर मसूद खान ने हीरो बोला था और एक मार्टीरडम, दैट मीन्स शहीदी के तौर पे कंसिडर करवाते हुए और कश्मीरी लोगों के इमोशंस को वहाँ पर भड़काया, ठीक है। एक ये स्टेटमेंट यहाँ पे आ गया। इसके अलावा चाइनीज़ जो भी
कंसल्टेशन है। चाइना का बहुत अभी, अब देखो अभी ऑल वेदर फ्रेंड है पाकिस्तान और चाइना, ठीक है। तो आज तो चलो यूएसए ने तो हटा लिया अपना हाथ, पर पाकिस्तान के साथ रिलेशन अभी भी कंटिन्यू है। पर मुद्दा क्या आ जाता है कि जैश ए मोहम्मद का चीफ कौन, मसूद अजहर, जब उसको इंटरनेशनल टेररिस्ट डेजिग्नेट करना था उस टाइम पर चाइना का सपोर्ट लिया, क्योंकि चाइना के पास में वीटो पावर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, तो चाइना ने वीटो करते हुए बचा लिया। बट पुलवामा अटैक जब 2019 में किया गया था सीआरपीएफ के जवानों पर, तब फिर मसूद अजहर को अल्टीमेटली डिक्लेयर कर दिया गया था कि वाकई में ये इंटरनेशनल टेररिस्ट है। तब चाइना भी वीटो नहीं कर पाया था, क्योंकि उस टाइम पे सिनेरियो ये ऐसा था। फिर आ जाओ मोदी स्टेटमेंट, जो अभी करंट प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे, उनके रिलेशन जो बाइडेन के साथ में, दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान के रिलेशन जो बाइडेन, तो इनमें रात दिन का फर्क है, ठीक है। तो इस केस में पाकिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट जो आए वो एंटी इंडियन स्टेटमेंट, वो तो कंटिन्यू रहते ही हैं। रही सही में यूएसए की सरकार पर दबाव भी बनाना चाहते हैं पाकिस्तानी कि वहाँ की एक पाकिस्तानी वुमेन जिसको कि यूएसए की जेल में रखा हुआ है, आफिया सिद्दीकी, तो बोलो उसको भी फ्री करो, ठीक है। तो इस केस के बारे में हमने ध्यान हो तो डिस्कस कर लिया एक्सप्लेन पेज पे पूरा डिटेल। साथ में आप देख सकते हो कि कश्मीर मुद्दे को कितना ज़्यादा हाईलाइट करता रहता है पाकिस्तान, उसमें भी अब तो यूएसए है वो इतना ज़्यादा एंटरटेन नहीं करता है पाकिस्तान को। फिर आ जाए ग्रे शेड्स, मतलब दूसरा पहलू देखें तो पाकिस्तान की जब से ये नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी आई है ना, तब से मसूद खान के ऐसे स्टेटमेंट आ रहे हैं कि दोनों कंट्रीज़ को कोऑपरेट करना चाहिए, इंडिया पाकिस्तान को इकोनॉमिकली एंगेज करना चाहिए। तापी गैस पाइपलाइन जो कि केवल डॉक्यूमेंट्स पे है, तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन, बोलो उसको रिवाइवल देना चाहिए, जिसका गारंटी रशिया ले रहा है, बोलो उसको हमें कंटिन्यू करना चाहिए। तो ऐसी बातें हो रही है। तो देखो बात ऐसी है, पाकिस्तान चाहता है अब इकोनॉमिकली खुद को रिवाइवल देना, और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं मुश्किलें पाकिस्तान की ख़त्म नहीं हो रही है, ठीक है ना। अब आप देख लो पिछला 1 साल हो गया है, तब से अभी तक कोई कारण भी नहीं बताया कि क्यों बात नहीं की जा रही है जो बाइडेन के द्वारा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के साथ में। पाकिस्तान का रेप्यूटेड न्यूज़पेपर डॉन, उसमें क्या लिखा, लॉन्गर देन यूजुअल, इतना डिले बोला आज तक नहीं हुआ पाकिस्तान और यूएसए के बीच में बातचीत को लेकर के। तो ये मुद्दा सारा चल रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर एक टर्म आई है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या होता है वो बताता हूँ मैं आपको। ये देखो यहाँ पर इसका शुरुआत में मतलब एन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट का मतलब एक टर्म यूज होती है जिसका मतलब ये होता है कि होस्ट कंट्री जो भी है, अभी होस्ट कौन है इस केस में, यूएसए, वो जो है वो कोई भी इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट दूसरे कंट्री के द्वारा की जाती है तो उसको वो एक्सेप्ट करे, तो उसको बोलते हैं एग्रीमेंट। तो यहाँ पर पाकिस्तानी जो डिप्लोमेट के तौर पे, एम्बेसडर के तौर पे यूएसए में अपॉइंटमेंट पाकिस्तान के द्वारा किसकी की जा रही है, मसूद खान की, पर एग्रीमेंट नहीं आया किसकी तरफ से, यूएसए ने। दैट मीन्स यूएसए ने अभी एक्सेप्टेंस नहीं दी है, ठीक है। तो ये है मुद्दा। आगे चलते हैं। फ्रंट पेज पे अगर देखिए तो एक न्यूज़ है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक पैनल कॉन्स्टिट्यूट किया गया है जिसमें ये देखा जाएगा कि जो इंडियन इंस्टीट्यूशंस है, फॉर एग्जांपल आईआईटीज, आईआईएम्स, वो विदेशों में जाकर के अपने कैंपस खोले। तो देखो आईआईटी दिल्ली ने अपनी तरफ से ये दूसरा कोशिश की है, दूसरा अटेम्प्ट लिया है कि अप्रूवल मिल जाए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, और साथ में एनओसी मिल जाए मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स और साथ में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से कि भाई आप बाहर विदेशों में जाकर के अपने कैंपस ओपन कर सकते हो। तो अभी अपना ये जो अटेम्प्ट है आईआईटी दिल्ली के द्वारा, ये सऊदी अरब और इजिप्ट में अपना खुद का कैंपस खोलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना, जिसमें इंजीनियरिंग कोर्सेज स्टार्ट करने हैं। लगभग 240 स्टूडेंट्स अलग अलग कोर्सेज में एंट्री लेंगे और लगभग 4 साल का जो ग्रेजुएशन का कोर्स होता है जिसको बीटेक बोलते हैं, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, वो कोर्स प्रोवाइड करने की बात की जा रही है। तो ऐसा अटेम्प्ट पहले भी किया गया था, पर उस टाइम पर उस एचआरडी मिनिस्टर हुआ करती स्मृति ईरानी, उन्होंने मना कर दिया और एक कंट्रोवर्सी भी चल पड़ी थी, ठीक है। तो ये है, तो ऐसे में एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है, जिस कमेटी को आप देखोगे चेयर कौन कर रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो आईआईटी काउंसिल स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन है डॉक्टर के राधाकृष्णन। इनकी चेयरमैनशिप में ये कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है, जिसमें आईआईटीज़ के और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके डायरेक्टर एंड वाइस चांसलर्स हैं वो भी मेंबर होंगे। तो ऐसे में अब देखने वाली बात है कि क्या आउटकम निकल के आता है, ठीक है ना। वैसे तो आपको पता होना चाहिए कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020 में, उसमें तो हमारे क्या था कि हम बढ़िया जो फॉरेन से जो विदेशी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको हम अलाउ करेंगे कि इंडिया में वो कैंपस खोल सकें। तो इसी लाइन में अब देखने वाली बात है कि अब क्या आउटकम निकलता है, क्या आईआईटी दिल्ली की इस बात को मान लिया जाता है। दूसरी तरफ अगर देखें
तो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, जो रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सऊदी अरब और इजिप्ट के साथ में हमारे रिलेशन अभी अच्छे चल रहे हैं। तो इस केस में आप देखने वाली बात है क्या आउटकम आगे निकलता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। बाकी देखो वैसे तो कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं, बस एक न्यूज़ है कि जो इक्वेडोर है ना, साउथ अमेरिकन कंट्री, उसकी कैपिटल है क्विटो। तो क्विटो में लैंडस्लाइड की वजह से कुछ लोगों की डेथ हो गई। तो हम साउथ अमेरिका का मैप है ना वो डिस्कस करते हैं आज। ये आपके सामने स्क्रीन पे मैप जो है वो साउथ अमेरिका का है। तो ये है देखो इक्वेडोर, ठीक है, पैसिफिक ओशन की तरफ है। और ये नीचे है पेरू, पेरू की कैपिटल है लिमा। इधर देख फिर से इक्वेडोर की क्विटो, इधर बोलीविया की लापेज, चिली की सेंटियागो, पैराग्वे की ओशंशियन, यूरुग्वे की कैपिटल है मोंटेविडियो, ब्राज़ील की कैपिटल है ब्राज़ीलिया, अर्जेंटीना की कैपिटल है ब्यूनस आयर्स, ठीक है। इस तरीके से ब्यूनस आयर्स आपको दिख रही है यहाँ पे, ठीक है जी। इसके अलावा जो नॉर्दर्न साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं उनकी बात करें तो एक तो ये कोलंबिया, यहाँ पे वेनेजुएला, यहाँ पर गुयाना, यहाँ पे काइने, और यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंच गुयाना या सूरीनाम भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये सूरीनाम है, काइनी जो लिखा हुआ है दैट इज़ सूरीनाम, ओके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पोजीशंस थी। अमेजॉन रिवर देखो किस किस तरीके से फ्लो होती है, इधर से पानी लिया, इधर से पानी लिया। रिवर है, इसके ट्रिब्यूटरीज हैं, एक तो यूकायाली, एक ये मेरानॉन रिवर, ठीक है। फिर अमेजॉन रिवर बन गई, फिर इधर से नेग्रो रिवर है वो ज्वाइन करती है, फिर इधर से जिंगू क्या बोलेंगे देख लो आप, जिंगू रिवर है वो ज्वाइन करेगी, फिर इधर से रिवर ज्वाइन कर रही है तोकांतिन्स, और फिर अल्टीमेटली अमेजोन पानी ले जा करके डाल देती है नॉर्थ ईस्टर्न साउथ अमेरिकन एरिया में, और जाके कहाँ पे, अटलांटिक ओशन में मिल जाती है। तो ये अमेजॉन रिवर का भी हमने ट्रैक देख लिया, ठीक है। और अगर दूसरी इंपॉर्टेंट रिवर्स की बात करें तो एक यहाँ पर प्रार्थना रिवर है, ये देखो प्रार्थना रिवर बहुत लेंदी रिवर है, ये भी अमेजोन के अलावा साउथ अमेरिका की दो इंपॉर्टेंट रिवर्स हो गई। इसका मतलब एक तो अमेजोन और एक प्रार्थना, ठीक है जी। तो डिस्कशन में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो हमने देख ली। इकोनॉमी पेज पे कोई इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी नहीं जो हमें डिटेल में देखनी हो। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में इंडिया सेमीफाइनल पास कर चुका है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया 96 रन से। अब अल्टीमेटली फाइनल में कॉन्फ्लिक्ट होगा इंडिया और इंग्लैंड के बीच में, ठीक है। तो देखो जी, इस डिस्कशन में जो भी था वो हमने देखा। थैंक यू वेरी मच।